गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। तो आज का पहला टॉपिक है काशी अन्नपूर्णा टेम्पल। तो पीएम मोदी ने जो है अन्नपूर्णा टेम्पल के महंत जो श्री रमेश्वर पुरी जी उनके जो है पासिंग अवे पर जो है ग्रीफ एक्सप्रेस किया है। तो इस टेम्पल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। एक तो ये वाराणसी में लोकेटेड है। फिर गॉडेस अन्नपूर्णा जो हमारी नरिशमेंट की गॉडेस हैं, अ फॉर्म ऑफ गॉडेस पार्वती हैं, उनको ये डेडिकेटेड है। ठीक है, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट ये है कि इसको 18th सेंचुरी में बनाया गया था मराठा पेशवा बाजीराव वन द्वारा। ठीक है, तो और ये नगरा आर्किटेक्चर स्टाइल पर बनाया हुआ टेम्पल है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो बनाया किसने था और नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो टेम्पल का होता है वो क्या होता है, इसको आप देखना अपने आर्ट एंड कल्चर वाले जो कंपोनेंट में। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। काशी अन्नपूर्णा टेम्पल, पीएम मोदी जी हैज़ एक्सप्रेस्ड ग्रीफ ओवर द पासिंग अवे ऑफ काशी अन्नपूर्णा टेम्पल महंत, and this temple is basically a Nagara style architecture. This temple has a Nagara style architecture, and it is dedicated to goddess Annapurna, who is the goddess for nourishment, and she is the form of goddess Parvati. This temple was constructed in 18th century by Maratha Peshwa Bajirao I. So there are two facts which are important in this topic. The first one is who constructed this temple and what is Nagara style of architecture in our temple architecture. Okay, so you just have to see it yourself in your art and culture component, what is Nagara style of architecture. So let us move on to the next topic, which is GI certified Fazil mango. तो अभी जो है ये GI सर्टिफाइड फजील मैंगो की एक वैरायटी जो है वो मालदा डिस्ट्रिक्ट से जो है एक्सपोर्ट की गई है बहरीन के लिए। ठीक है, तो ये मैंगो जो है ये मालदा डिस्ट्रिक्ट में मिलता है और ये इतना बड़ा होता है कि ऑलमोस्ट 1.5 किलो का एक मैंगो भी हो सकता है ये। ठीक है, इसके लाइट येलो कलर का होता है, स्लाइटली हार्ड और जूसी होता है। इसमें जो फाइबर कंटेंट होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, इसकी थोड़ी सी ये यूनिक चीज़ है जनरली कि इसमें फाइबर कंटेंट कम है। ये अपार्ट फ्रॉम मालदा डिस्ट्रिक्ट, वहाँ तो इसको जीआई सर्टिफिकेशन मिली हुई है, वैसे ये बांग्लादेश में भी जो है इसको उगाया जाता है और पिकल और जो है जैम जेलीज बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो अब ये जीआई सर्टिफिकेशन क्या होता है ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पिछले एक हफ्ते में हम ये 2-3 बार कर चुके हैं कि जीआई सर्टिफिकेशन क्या होती है। ठीक है, अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि अभी रिसेंटली बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, पीएम मोदी को और कुछ चीफ मिनिस्टर्स को मैंगोज़ की कुछ कंसाइनमेंट भेजे थे। तो वो कौन से मैंगोज़ थे? वो थे हरीभंगा मैंगोज़। वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बांग्लादेश में उनको उगाया जाता है और वो रंगपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर बांग्लादेश में, वहाँ पर इसको उगाया जाता है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। जीआई सर्टिफाइड फजिल मैंगो। सो अ कंसाइनमेंट ऑफ जीआई सर्टिफाइड फजिल मैंगो हैज़ बीन exported from Malda district of West Bengal to Bahrain. This mango is so large in size, it is almost 700 to 1500 grams, so it can go up to almost 1.5 kgs in full size. It has a light yellow pulp and it is slightly hard and juicy. The fiber content in this mango is surprisingly very less. Okay, so it is grown in on a large scale in Bangladesh also, apart from the fact that it is GI certified in Malda district of West Bengal. It is used for making pickles and jam jellies. Okay, so I'm not going to cover this GI certification. What is this GI certification? Because we have already covered it multiple times during the last 1 week. So I'm just moving forward to the next fact, which is important for you. The fact is that Bangladesh Prime Minister has sent a consignment of Haribhanga mangoes, okay, to several of our dignitaries in the government of India and state governments. So this form of mango variety is grown in northwestern part of Bangladesh, especially in the Rangpur district. Okay, so now let us see the next topic, which is Avicennia marina. तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है उनका जो इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज है उन्होंने जो है इसको जीनोम सीक्वेंसिंग कर लिया इस एविसेनिया मरीना की। ये एक फॉर्म ऑफ मैंग्रोव स्पीशीज़ है। ठीक है, तो ये किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है? एक तो ये सॉल्ट सिक्रेटिंग है और इसकी जो सॉल्ट टॉलरेंट जो कैपेसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। 75% सी वाटर में रह सकते हैं और ऑलमोस्ट 250%
सैलिनिटी जो है वाले सी वाटर को ये टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। 40% जो सॉल्ट है ये अपने सॉल्ट ग्लैंड से लीव्स के थ्रू ही निकाल देते हैं और ये अपनी रूट्स तक जो है सॉल्ट की एंट्री नहीं होने देते। तो ये बहुत ही इसकी यूनिक कैपेबिलिटी है, इसकी जो है जीनोम सीक्वेंसिंग कर ली गई है। अब मैंग्रोव्स क्या होते हैं, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। मैंग्रोव्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि हाई सैलिनिटी में भी रह सकते हैं। टाइडल एरियाज में, इंटर टाइडल जोन्स होते हैं ना, जो जहाँ पर मतलब सी कोस्ट और जो हमारा जो है टेरेस्ट्रियल जो हमारा इकोसिस्टम है वो मिल रहा होता है, वहाँ पर ये मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये टाइडल रेजीम्स, हाई सैलिनिटी, स्ट्रॉन्ग विंड वेलोसिटी, हाई टेम्परेचर, एनारोबिक सॉइल, ये सब को जो है ये टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। जनरली हमारे बाकी प्लांट्स नहीं कर सकते ना, लेकिन ये मैंग्रोव्स कर लेते हैं। अब ये टेरेस्ट्रियल और मरीन इकोसिस्टम्स का एक तरह से सिम्बायोटिक लिंक होते हैं, क्योंकि उसी जहाँ पर ये मिल रहे होते हैं टेरेस्ट्रियल और मरीन इकोसिस्टम्स, वहीं पर ये पाए जाते हैं। और ये कोई एक ही तरह के नहीं होते, मैंग्रोव भी बहुत सारी तरह के होते हैं। जैसे हमने ये एविसीनिया मरीना देखा ना, ये एक अलग तरह का मैंग्रोव है। तो ऐसे बहुत सारे तरह के ये प्लांट्स होते हैं मैंग्रोव्स, जो कि इस एरिया में पाए जाते हैं। टाइडल शोर्स पे पाए जाते हैं ये, और ब्रैकिश वाटर्स पे, और ये सिर्फ ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिकल रीजन में ही आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये आपको जो है आर्कटिक वाले एरिया में या अंटार्कटिका वाले एरिया में, जो पोलर रीजन है, वहाँ पर ही देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब इंडिया में मैंग्रोव जो है उसकी जो शेयर है वो ऑलमोस्ट 3% है। ग्लोबल मैंग्रोव का 3% शेयर इंडिया में है, ठीक है। तो इंडिया में जो सुंदरबंस हैं वो हाफ ऑफ द टोटल जो इंडिया का जो मैंग्रोव एरिया, उसमें सुंदरबन में ही जो है वो हाफ ऑफ द मैंग्रोव्स ऑफ इंडिया लोकेटेड है। तो ये टॉप 5 स्टेट्स यहाँ पर मेंशन की गई हैं कि कहाँ कहाँ पर जो है कितना परसेंट जो है वो मैंग्रोव्स कवर हमको देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा ऑफकोर्स वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर सुंदरबंस भी लोकेटेड है, ठीक है। फिर सिग्निफिकेंस क्या है मैंग्रोव्स की? एक तो ये सेल्फ प्रोपेगेटिंग प्लांट्स हैं, इनको आपको स्पेशल उगाना नहीं पड़ता। अगर आप इसको डिस्टर्ब नहीं करोगे, ये अपने आप उग जाते हैं और अपने आप ही ये ग्रो होते रहते हैं। रिच इन बायोडाइवर्सिटी होते हैं ये, इसमें बहुत तरह की जो है फ्लोरल और फॉनल स्पीशीज देखने को मिलेंगी आपको। टाइगर, गैंजेटिक डॉल्फिन और क्रोकोडाइल, अलग अलग तरह के आपको अलग तरह की फिश, शेलफिश, क्रस्टेशियंस, ये सब भी देखने को मिलेंगे इसी इकोसिस्टम में। ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड है, क्योंकि यहाँ पर बहुत क्वांटिटी में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जो रिवर्स होती हैं, जब वो सी से मिलती हैं, तो वो उसी एरिया के आसपास ये जो है मैंग्रोव्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जो सारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जाकर जब हमारे मरीन इकोसिस्टम में मिल रहे होते हैं, वहीं पर उसी लोकेशन पर ये मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं हमको। तो ये एरिया जो है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे। और बहुत सी तरह की इकोलॉजिकल सर्विसेज भी हमको ये प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कोस्टल एरियाज़ में जो है इरोजन को रोकना, ठीक है। टाइडल स्टॉर्म्स जो है, टाइड्स अगर आती हैं बहुत फास्ट, तो वो कोस्टल इरोजन जो होती है, या टाइड जो हमारी टेरेस्ट्रियल इरोजन हो सकती है सॉइल की, उसके लिए भी जो है उसी को रोकते हैं ये, ठीक है। सुनामी में इनका बहुत अच्छा रोल हमको देखने को मिला था, क्योंकि जो सुनामीज है उनको इन्होंने रोक लिया था, ऑलमोस्ट कंसिडरेबली रोक लिया था। और ये लैंड पर जो है वो फाइन डेब्री पार्टिकल को भी जो है वो बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमको बहुत सारे वहाँ पर जो है सोर्सेज भी बनाते हैं, जैसे हनी, टेनिन, वैक्स और फिश के अलावा हमको बहुत सारे रिसोर्सेज भी इनसे मिलते हैं, ठीक है। सो नाउ let us see this topic in English. Avicennia marina. So scientists at Department of Biotechnology, Institute of Life Sciences at Bhubaneswar, they have genome sequenced this form of mangroves, which is known as Avicennia marina. And this is a unique form of mangroves because it's a salt secreting and it's a salt secreting mangroves, and it has an extraordinary, really salt tolerant variety. It grows optimally in 75% seawater, and it can tolerate more than 250% of salinity in seawater. It excretes 40% of the salt that it absorbs through its glands, or any amount of water, sea water that it absorbs. It excretes out 40% of the salt from that through their salt glands, which are present in their leaves, so that it does not get into the salt does not get into the roots of this mangrove plant. Okay, so what are mangroves? For those who do not know about this, let us see what is this mangroves. So mangroves are those plants which can survive high salinity, tidal regimes, strong wind velocity, high temperature, and
anaerobic soil. So it is basically a symbiotic link between our terrestrial and marine ecosystems. You can see the area where the sea connects with the terrestrial ecosystem, that is the coastal regions. These mangroves are present there, okay, in the coastal regions. Okay, and marine mangroves are not a homogeneous group of plants, it is a heterogeneous group. Like we have seen this Avicennia marina, there are several other types of species of mangroves, and they colonize tidal shores and brackish waters in tropics and subtropics. So they are not available in the polar regions of the world. They are present in only tropics and subtropics. So in India, India's share of mangrove population or world total mangrove vegetation is 3% only, and half of this 3% is located in West Bengal's Sundarbans region. We all know that. Okay, so these are the top 5 states where maximum mangrove cover is available. The significance of mangroves is that they are self-propagating plants, so you don't need to interfere in their growth. They can grow themselves if they are left undisturbed. So they are rich in biodiversity. They harbor a number of floral and faunal species, they are mentioned here. Okay, they are one of the most productive ecosystems in the world, as it accounts for large quantities of organic and inorganic nutrients. As I've discussed in Hindi also, that these species, they are at the point where the rivers generally meet with the sea. So rivers bring a lot of nutrients to this location. So a large quantity of organic and inorganic nutrients are present in these coastal waters where these mangroves are located. So they also provide us a number of ecological services. Okay, so and they are a source of several important resources such as honey, tannin, wax, apart from fish, of course. Okay, so now let us see the next topic, which is National Fish Farmers Day. तो जो नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड है उसने रिसेंटली नेशनल फिश फार्मर्स डे को सेलिब्रेट किया है रिसेंटली. और ये हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 10 जुलाई को ही जो है डॉक्टर के.एच. अलीकुनी और डॉक्टर एच.एल. चौधरी जी ने हाइपोफाइजेशन, जिसको हम इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कहते हैं, मतलब जो मेजर हमारी इंडिया की फिशेज हैं उनको जो है वो ब्रीडिंग करी है उनकी, ठीक है, मतलब कि आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करके करना अचीव किया था 1957 में, ठीक है. तो जो है बाई चांस जो है NFDB, जो हमारा नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड है, वो भी इसी दिन जो है उसको वो फाउंडेशन डे है उस दिन 2006 में इसको बनाया गया था, उसी टाइम पर उसी दिन पे, इसीलिए जो है इसको 10 जुलाई को हम ये सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है. तो 2006 में इसको बनाया गया था NFDB को. शुरू में तो ये डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के अंदर इसको बनाया गया था, जब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर के अंदर ये डिपार्टमेंट होता था. लेकिन जो है बाद में अभी कुछ टाइम पहले जो है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज जो उसको अलग से बना दिया गया, तब से ये जो NFDB है उसको इसके अंदर शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है. सो now let us see this topic in English. National Fish Farmers Day. So National Fisheries Development Board has recently celebrated the National Fish Farmers Day, and it is celebrated to commemorate the memory of scientist Dr. K.H. Alikuni and Dr. H.L. Chaudhary ji, who successfully demonstrated the hypophysation, that is the technology of induced breeding in major Indian fishes or Indian major carps on this very same day, 10th July 1957 at Angul in Odisha. Okay, so this pioneering work of induced breeding has transformed the growth of aquaculture sector. Okay, and by chance this NFDB was also established on this very same day. Initially it was established under the Department of Fisheries, which was under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, but later on it was shifted to the newly formed Ministry of Fisheries, and now it remains under the control of this Ministry of Fisheries. Okay, so now let us see the next topic, which is suborbital flight. तो जो वर्जिन गैलेक्टिक की आप देख रहे होगे यूट्यूब पर लगातार चल रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है. जो वर्जिन गैलेक्टिक की जो है VSS यूनिटी जो है स्पेसशिप जा रही है, जिसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं सब ऑर्बिटल फ्लाइट के लिए. तो ये हम देखते हैं सब ऑर्बिटल फ्लाइट होती क्या है, ठीक है. तो सब ऑर्बिटल फ्लाइट का मतलब है कि स्पेस की जो के बिल्कुल पास तक, मतलब स्पेस, अगर हम कहें कि स्पेस की जो बाउंड्री है, अर्थ और स्पेस की जो बाउंड्री है, उसको बिल्कुल छू कर वापस आना, ठीक है. मतलब स्पेस में आप रह नहीं रहे हो, सिर्फ आप उधर वहां तक पहुंचे और थोड़ी देर सिर्फ वहां पर रहे, मतलब बहुत ही, मतलब कि जब तक ग्रेविटी ने अपना काम करना शुरू किया उतनी देर ही आप वहां पर रहे और उसके बाद वापस आप अर्थ पे फॉल होने लगे, ठीक है. तो होता क्या है, जैसे आप
समझ लो इधर एग्जाम्पल में भी बेस बॉल का एग्जाम्पल दिया है कि बेस बॉल के आपने एक बॉल मारी बहुत दूर 97 किलोमीटर अबव आपने फेंक के मारी वो बॉल, और वो बहुत हाई स्पीड में गई। तो जब तक वो जा रही है, जब वो बिल्कुल ऊपर पहुंचेगी तो धीरे 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 हो जाएगी ना, बिल्कुल समझ लो कि ये स्पेस की बाउंड्री है, जो ये सब ऑर्बिटल फ्लाइट के नीचे जो लाइन लगी है ये स्पेस और अर्थ के जो है एटमॉस्फेयर की बाउंड्री है। तो नीचे से बॉल मारी, ठीक है, तो जब तक ये यहाँ पहुंचेगी तो बहुत धीरे 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 पहुंचेगी यहाँ पर। जब तक ये यहाँ पर पहुंची तो थोड़ा टाइम के लिए क्या होगा, वेटलेसनेस, जो इसके अंदर लोग बैठे हैं उनको लगेगा कि वेट है ही नहीं उनका, और वो बहुत धीरे धीरे थोड़ी सी टाइम के लिए, बहुत ही मिनिमम टाइम के लिए यहाँ पर वो स्लो स्पीड कर लेगी, उसके बाद दोबारा नीचे तेजी से गिरने लगेगी, ठीक है। तो जो ये थोड़ी सी टाइम जो ये मिलता है इसको हम कह रहे हैं सब ऑर्बिटल फ्लाइट। तो जो वर्जिन गैलेक्टिक की वीएसएस यूनिटी जा रही है, और जो ब्लू ओरिजिन्स का न्यू शेफर्ड क्या है, जिसमें जेफ बेसोस जो अमेजॉन वाले हैं वो जा रहे हैं, ठीक है, वो आने वाले टाइम में जाएंगे। तो वो ये दोनों ही जो है सब ऑर्बिटल फ्लाइट पर ही जा रहे हैं, ठीक है, कि स्पेस की बिल्कुल जो बाउंड्री तक ये जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ही जो है एग्जाम्पल में भी शेयर किया गया है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, सब ऑर्बिटल फ्लाइट। सो वर्जिन गैलेक्टिक्स VSS Unity has been launched for a suborbital flight, and Blue Origin's New Shepard, in which Amazon's founder Jeff Bezos will be traveling alongside other astronauts or other space tourists. They will be embarking on a suborbital flight. So what is a suborbital flight? So basically these flights are launched with a very high speed so that they get launched up to the level of space boundary. The space boundary is a line of an imaginary line basically, which is the boundary between Earth's atmosphere and space. So they are launched at a speed of 17,500 mph, miles per hour, almost 28,000 kilometers per hour, and they reach this boundary, and the small moment from in which this flight, the speed of this flight is reduced, and this small moment where the astronauts feel weightlessness, this flight is basically a suborbital flight. So you're not transversing to the space boundary, or you are not crossing the space boundary, you are just touching the space boundary and you are coming back. Okay, so this is a suborbital flight. So I've also mentioned this suborbital flight with an example of a baseball, so you can read it. Okay, it's interesting. And this suborbital flight will be Virgin Galactic's VSS Unity as well as the Blue Origin's New Shepard. Okay, so let us see the next topic, which is why monsoon is subpar in नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो आपने देखा है ना कि अभी जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो रीजन है खासकर, वहाँ पर जो है मानसून बहुत ही पुअर परफॉर्म कर रहा है। ऑलमोस्ट 43% डेफिसिट हो गई है रेन मानसून के पीक सीजन में, ठीक है, पंजाब और हरियाणा वाले रीजन में, ठीक है। तो ये हुआ क्यों है, अब देखो आप पहले तो कि कितना बुरा परफॉर्म किया है। ऑलमोस्ट 40% डेफिशिएंसी है पंजाब में और जुलाई के सीजन में, और 33% डेफिशिएंसी है हरियाणा में, 43% डेफिशिएंसी है चंडीगढ़ में, ठीक है। तो ये मानसून की इतनी डेफिशिएंट परफॉर्मेंस है। और जून के मंथ के अगर आप डेफिशिएंसी देखो तो वो तो बहुत ही हायर है, 81% पंजाब में, 77% हरियाणा में और 90% चंडीगढ़ में, ठीक है। तो ये हुआ क्या है, जनरली क्या होता है कि जो ये वाला रीजन है यहाँ पर जो है दो ब्रांचेस ऑफ मानसून आती हैं, ठीक है। एक तो अरेबियन सी ब्रांच और एक जो बे ऑफ बंगाल सी ब्रांच, ठीक है। तो ये सी शेप्ड अल्फाबेट सी होता है ना, उस सी शेप्ड जहाँ पर जो है वो जो है ये मानसून की जो ब्रांच पहुँचती है, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि एक ब्रांच जो अरेबियन सी वाली ब्रांच थी वो तो बहुत पहले आ गई, वो 10 से 12 दिन पहले ही आ गई हमारे यहाँ पर, और जो है जो दूसरी ब्रांच है वो अभी तक नहीं पहुंची है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि पहली ब्रांच यहाँ पर आ गई, दूसरी ब्रांच नहीं आ पाई, तो उससे क्या हो रहा है कि ये मानसून ब्रेक आ गया, ठीक है, मतलब ब्रेक इन मानसून आ गया है, ठीक है। तो फास्ट प्रोग्रेस जब हुआ शुरू में, लेकिन सिर्फ एक ही ब्रांच का हुआ, दूसरी ब्रांच वहां पर पहुंची ही नहीं, तो वहां पर बारिश जो है वो वीक हो गई। अब क्या हो रहा है कि इस रीजन में जो है पैडी की प्लांटेशन भी होती है, तो उससे क्या हो रहा है कि स्टैग्नेंट वाटर खड़ा किया हुआ है, पानी खड़ा किया हुआ है चावल उगाने के लिए, चावल की खेती के लिए, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि हाई ह्यूमिडिटी लेवल्स भी आ गए हैं पंजाब और हरियाणा में, क्योंकि पानी आपने खेतों में खड़ा किया हुआ है, उससे वो जो है वो इवेपोरेशन हो रही है, ह्यूमिडिटी बढ़ गई है। जब ह्यूमिडिटी बढ़ गई है तो आपके ऑलरेडी वहाँ पर जो है वो ड्राई एयर नहीं है, लो प्रेशर जनरेट नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि मानसून परफॉर्म नहीं कर पा रहा है ठीक से।
ठीक है. So now let us see this topic in English. Why monsoon is subpar in northwest India? So we have already witnessed this, that monsoon is performing much below than expected during this peak monsoon season in northwestern India. So overall deficiency in July is almost 40% in Punjab, 33% in Haryana, and 43% in Chandigarh. In the month of June, this deficiency is reaching almost 90% in these states or in this location. So why this monsoon break has been extended for so far or for so long? So generally monsoon reaches this area in July, and it takes almost 25 to 30 days to reach this northern region. But this year, this monsoon has reached 10 to 12 days early, which is half the time. And monsoon comes to this region through two branches. The first one is Arabian Sea branch, and the other one from the Bay of Bengal branch. So we all know that Arabian branch is a straight line almost, and this Bay of Bengal branch is a C-shaped branch. Okay, so the alphabet C that is mentioned here, it's a C-shaped branch of Bay of Bengal, the Bay of Bengal branch of monsoon. What has happened, that one branch of monsoon, the Arabian Sea branch, has reached so early, the other one has not reached yet. Okay, so this mismatch between the two branches of monsoon has caused a delay in monsoon or the extended break in monsoon. Okay, the other reason is also that high humidity levels over Punjab and Haryana, because paddy cultivation has started in this area. So high humidity is available in over the atmosphere over this region, and this high humidity is not letting low pressure to be created, and that's why monsoon is not getting strengthened and there is rain deficit over this area. Okay, so now let us see the next topic, which is Uttar Pradesh Population Control Stabilization and Welfare Bill 2021. तो यूपी का जो स्टेट लॉ कमीशन है, अब याद रखो न्यूज़ वाले आपको गलत बता रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का जो स्टेट का लॉ कमीशन है, ठीक है, जैसे हमारा सेंट्रल लेवल पर भी होता है ना लॉ कमीशन, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट काम करते हैं, वो गवर्नमेंट को बताते रहते हैं कि आप ये लॉ लेके आओ, ये लॉ लेके आओ, ये लॉ लेके आओ, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि वो उसकी जो रिकमेंडेशन है उसको जो है वो माने या ना माने, ठीक है. तो ये स्टेट लॉ कमीशन ने ये बिल प्रपोज किया है, गवर्नमेंट का बिल नहीं है ये, ठीक है. तो उन्होंने एक ड्राफ्ट बिल प्रपोज किया है जिसके ऊपर उन्होंने कमेंट्स भी मांगे हैं जुलाई 19 तक, जिसके अंदर क्या कहा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल का वो बिल है और 2 चाइल्ड नॉर्म उसके अंदर उन्होंने जो है वो रिकमेंड किया है, ठीक है. तो ये बिल को क्यों ड्राफ्ट किया है, तो जो उनके जो हेड करते हैं स्टेट लॉ कमीशन को, उन्होंने बोला है कि इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक रिसोर्सेज के ऊपर बहुत स्ट्रेस आ गया है, तो इसलिए हमको कंट्रोल करनी है और स्टेबलाइज करनी है पॉपुलेशन इस रीजन की, ठीक है, इस स्टेट की. तो अब क्या कह रहा है ये बिल 2 चाइल्ड नॉर्म कैसे एनफोर्स करना चाहता है, जो है वो कहते हैं कि अगर किसी के 2 से ज़्यादा चिल्ड्रन हो जाएंगे, अब ये ऐसा नहीं कि पहले जिनके ऑलरेडी हैं, जब से ये बिल पास होगा उसके बाद से, ठीक है, इस चीज़ें बाद में लागू होंगी, उसके बाद से अगर कोई 2 चाइल्ड नॉर्म को वॉलेट करता है तो उनको गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड वेलफेयर स्कीम्स नहीं मिलेंगी, फिर वो इलेक्शंस भी नहीं लड़ पाएंगे कोई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी का, फिर वो स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, या फिर उनकी अगर वो ऑलरेडी आ गए हैं गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं और फिर वो जाके जो इसको 2 चाइल्ड नॉर्म को वॉलेट करते हैं तो उनकी प्रमोशन जो है वो रुक जाएगी और किसी भी तरह की सब्सिडी उनको नहीं मिलेगी, ठीक है. बेनिफिट्स भी अनाउंस किए गए हैं, एक पॉजिटिव रीएंफोर्समेंट भी की जा रही है कि अगर आप 2 चाइल्ड नॉर्म को जो है वो अपहोल्ड करते हो तो आपको 3% इंक्रीज मिलेगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फंड में, मतलब आपकी जो पेंशन के अंदर जो आपको एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फंड होता है जो स्टेट गवर्नमेंट देती है उसमें 3% इंक्रीज मिलेगा. 2 एडिशनल इंक्रीमेंट्स मिलेंगे आपकी पूरी सर्विस के टाइम पर, 2 एक्स्ट्रा आपको सैलरी में राइज देखने को मिलेगा. फिर सब्सिडी जो है प्लॉट खरीदने पे या हाउस खरीदने पे आपको मिलेगी. फिर जो आप बिजली या पानी का बिल या हाउस टैक्स देते हो उसमें भी आपको रिबेट मिलेगी. सॉफ्ट लोन मिलेंगे, आप घर खरीद सकते हो, ठीक है, कंस्ट्रक्शन या परचेज करने में आपको उसके नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको सॉफ्ट लोन दिए जाएंगे. फिर इसमें कहा है कि अगर पब्लिक सर्वेंट या फिर कोई कॉमन सिटीजन अगर 1 चाइल्ड नॉर्म, ठीक है, तो ये 1 चाइल्ड नॉर्म अगर आप उसको अपना रहे हो 2 चाइल्ड के लिए तो ऊपर वाले बेनिफिट्स हैं, 1 चाइल्ड के लिए तो और ज़्यादा बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं कि आपको फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटी और इंश्योरेंस कवरेज मिलेगी उस बच्चे के लिए टिल द एज ऑफ 20 ईयर्स. फिर प्रेफरेंस टू सिंगल चाइल्ड जो है वो एडमिशन को अगर आप स्कूल में या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में करा रहे हो एडमिशन, तो जो सिंगल चाइल्ड है जिनके उनको प्रेफरेंस दी जाएगी. फिर IIT IIM में भी एडमिशन के लिए प्रेफरेंस मिलेगी. फ्री एजुकेशन है ग्रेजुएशन लेवल तक, स्कॉलरशिप भी दी जाएगी हायर स्टडीज़ के लिए, ठीक है. और जो लोग
स्टेरिलाइजेशन कराते हैं, ठीक है, जो नसबंदी होती है या फिर जो वैसेक्टॉमी जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, अगर वो कराते हैं तो आप एक चाइल्ड के बाद अगर आप करा लेते हो तो आपको 80,000 मिलते हैं अगर सिंगल चाइल्ड बॉय है, और अगर सिंगल चाइल्ड गर्ल है उसके बाद आप स्टेरिलाइजेशन कराते हो तो आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। So now let us see this topic in English. Uttar Pradesh Population Control Stabilization and Welfare Bill 2021. So the State Law Commission, not the state government, okay, the Law Commission of the state has recommended and proposed this draft bill for population control, under which a two-child norm has been proposed. So the chairman of this commission has said that there are ecological and economic there is a pressure on ecological and economic resources of the state. Therefore it is important to control and stabilize the population. That's why this bill has been drafted. So how does this bill seek to enforce this two-child norm? The bill proposes that there are some forms of punishment, you can say, that if someone, of course, after enacting this law, if someone violates this two-child norm, not those who who are already having more than 2 children, they will not be affected by it. Of course, after this law is enacted, then if someone violates this two-child norm, then they will be debarred from several benefits such as government-sponsored welfare schemes or contesting elections to the local authorities, like panchayat elections or something like that. Okay, and they will not be eligible to apply for state government jobs. They will, if they are a part of state government jobs and then they violate this two-child norm, they will be barred from promotion in government services and any kind of subsidy. So they have also announced some benefits. If someone is following this two-child norm, they will see an increase of 3% in their employer's contribution fund for their national pension. 2 additional increments in their salary will be given during their entire services. Subsidy will be given to purchase a plot or house site to build their house. They will have rebate on water or electricity charges or house tax charges. They will be given soft loans so that they can construct and build a house. If someone voluntarily adopts a one-child norm, they do not go for a child, they do not go for more than one child, then they will see more benefits such as free healthcare facility and insurance coverage to that single child till the age of 20 years. Preference will be given to single child in admission to all educational institutions, including the IITs and AIMS. Okay, and free education will be given to the graduation up to the graduation level. Scholarship will be provided, and preference will be given to a single child in government jobs also. So if someone voluntarily adopt sterilization after the single child, then if that single child is a girl, then benefits will be 1 lakh rupees, and if that single child is a boy, then the benefits will be 80,000 rupees to anyone who is under the poverty line or the below poverty line, and he undergoes voluntary sterilization, then these benefits will be accorded to that person. Okay, so now let us see the next topic, which is flowers in Sikkim. तो अभी जो है बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक पब्लिकेशन रिलीज हुई है, फ्लोरा ऑफ सिक्किम अ पिक्टोरियल गाइड. उसमें कहा गया है कि सिक्किम जो है वो 1% ऑफ इंडिया का लैंड मास कैप्चर करता है, लेकिन 27% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इसी रीजन में जो है वो देखने को हमको मिलते हैं. ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि 4,912 जो है वो नेचुरली अकरिंग जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स इस एरिया में देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो टोटल जो है वो 18,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स हैं. उसमें से जो ये इतने जो प्लांट्स हैं 4,912 जो है वो ऑलमोस्ट हमारे को सिक्किम में ही देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो अलग अलग तरह के उन्होंने बताया कि 532 स्पीशीज ऑफ वाइल्ड ऑर्किड्स, फिर 36 स्पीशीज ऑफ रोडोडेंड्रॉन, 20 स्पीशीज ऑफ ओक, 30 स्पीशीज ऑफ हाई वैल्यू मेडिसिनल प्लांट्स हमको इस एरिया में देखने को मिल रहे हैं. और एक बहुत ही यूनिक वहाँ पर इनिशिएटिव है सिक्किम फॉरेस्ट्री एंड एमिटी एंड रेवरेंस रूल्स 2017, जिसमें ये कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक नोटिफाई करती है कि कोई अगर पर्सन चाहता है तो वो एक ट्री को एक बच्चे की तरह अडॉप्ट भी कर सकता है. सिर्फ
प्राइवेट लोकेशन पे लोकेटेड ट्री नहीं, पब्लिक लोकेशन पर भी अगर वो चाहता है किसी ट्री को अडॉप्ट करना तो वो उसको एक बच्चे की तरह अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है, ये हमको बहुत सारी एरियाज़ में हम इसको जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम बहुत सारे स्टेट्स में इसको हमें और अडॉप्ट करना ज़रूरी है। अब कंसर्न्स भी बताए हैं कुछ, ठीक है, कि ये जो नथुला के लिए हम रोड्स को जो है वो वाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक रीजन है, चाइना से बॉर्डर पे लगती है वो रोड, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इन्वायरमेंटल कंसर्न्स का भी ध्यान रखा जाए, ठीक है। अब बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में भी देखते हैं, जिन्होंने ये रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं, 1890 में इसको बनाया गया था सर जॉर्ज किंग के कहने पर, ठीक है। और जो है इसका ओरिजिनल मैंडेट तो था एक्सप्लोर करना, कलेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना और डॉक्यूमेंट करना जितनी भी रिच प्लांट स्पीशीज़ जो है ब्रिटिश इंडिया में, उस टाइम पर ब्रिटिश इंडिया था ना ऑफ कोर्स, तो जितनी भी प्लांट स्पीशीज़ थी उनको डॉक्यूमेंट, एक्सप्लोर, कलेक्ट, आइडेंटिफाई करना, ये इसका काम था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो लोकेटेड है कोलकाता में, और 9 रीजनल सर्कल्स में इनके जो है वो रीजनल सेंटर्स भी हैं, ठीक है। तो 1954 के बाद जो है थोड़े से इसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो चेंज किए हैं, ऑफ कोर्स वैसे से ही हैं ऑब्जेक्टिव्स, बट थोड़ी सी क्लैरिटी आई है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, फ्लावर्स इन सिक्किम। सो publication has been released by Botanical Survey of India. The name of the publication is Flora of Sikkim, a pictorial guide. So it has said that although Sikkim occupies only 1% of India's landmass, it is home to 27% of all flowering plants found in the country. So almost 4912 naturally occurring flowering plant species are found in Sikkim, and the total species available in the country is 18,000 plus. Okay, so out of that 4912 species is found in Sikkim, so almost 27% of that flowering plants are of the country are found in this area only. And it has given detail that 532 species of wild orchids, 36 species of rhododendron, 20 species of oak, and 30 species of high value medicinal plants are available in this region. Okay, so a very unique initiative has been launched by Sikkim in 2017, under which any family or any person can adopt a tree as if it is his or her own child. Okay, so this is a very unique initiative. I believe that this initiative can be emulated in other parts of the country also. And the people have also raised concerns that this environmentally rich area also faces some problems, such as those concerned with the widening of roads in Nathula region, because it's a strategic part of the border, Indo-China border. That's why widening of roads are happening in Nathula region, and there are some hydel power plants construction in northern Sikkim. So the scientists or the environmentalists are saying that these projects should account for the environmental concerns also, so as to not harm the uh, uh, environmentally rich region of Sikkim. Okay, so let us see what is this Botanical Survey of India. It falls under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. It was established in 1890 under the direction of Sir George King, and its mandate is to explore, collect, identify and document the rich plant resources of the erstwhile British India, because at that time it was British India. And the headquarters is located in Kolkata. It has 9 regional centers also. And in 1954, the government reorganized the BSI and expanded the scope and mandate of BSI to this following regions, or to this following uh, objectives. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.